क्या डॉक्टर अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के विरोधी थे? ये सब लोग भ्रांतियां सर फैला ये रहे हैं। सवाल है, मतलब कि मैं मुझे जो समझ पा रहा हूं, प्राप्त हुए सर। मैं समझ पा रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को लेकर समाज में कई सारी भ्रांतियां, ये जो आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहां से है वो मैं बता देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को एक बार बुलाया गया एक फंक्शन में। महादेव गोविंद रानाडे, जो कि बहुत बड़े सामाजिक सुधारक हुए हैं, उनकी जयंती थी, 101वीं वर्षगांठ थी उनकी। उन पर डॉक्टर अंबेडकर साहब को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था। एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर जिन लोगों से प्रभावित हुए उनमें से एक महादेव गोविंद रानाडे भी है। महादेव गोविंद रानाडे समाज में पहले सामाजिक सुधार चाहते थे। वो चाह रहे थे कि समाज में जाति का जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उनके इस विचार को पकड़ लिया। डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे हैं कि पहले वोट देने के अधिकार की बजाय पहले लोगों में जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे समाप्त किए जाने चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कभी कभी ये कह देते हैं कि वो तो स्वतंत्रता के विरोधी थे। वो स्वतंत्रता के नहीं, वो राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इस वजह से कई बार डॉक्टर अंबेडकर के बारे में समाज में ये भ्रांति फैला दी गई है। मतलब सर पूरी लाइन को उठाया नहीं गया, बीच में से कहीं से उठाया लाइन को और आपके सामने पेश कर दिया। एग्जैक्टली। क्या डॉक्टर अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच संबंधों में कटुता थी? सर अति महत्वपूर्ण सवाल है जो सबके दिमाग में है। दोनों बहुत बड़े महापुरुष हैं, ऐसे लोग हैं जिनका पैरेलल किसी को खड़ा करना भी संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने खुद ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का शीर्षक ही यही है कि गांधी एवं कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। उस किताब से लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जबरदस्त मतभेद थे। एक दूसरी बात, सेकंड राउंड टेबल, आप लोग साथी सब लोग मेरे से सहमत होंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1931 में लंदन में, तब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में मतभेद सबके सामने भी आ गए। क्योंकि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने साफ साफ मांग कर ली कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिस तरह से मुस्लिम्स के लिए है, जिस तरह से सिखों और ईसाइयों के लिए है, उसी प्रकार की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए भी होनी चाहिए। और गांधी जी ने कहा नहीं, जिस तरह से मुस्लिम्स अलग एक संप्रदाय है उस तरह से दलित एक अलग संप्रदाय नहीं है। गांधी जी ये कह रहे थे। तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में मतभेदों का, जिसे हम लोग कहते हैं कि सर्वोच्च जो शिखर है, वो 1931 का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर जो है आप बता रहे हैं कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वही सर पूना पैक्ट में कन्वर्ट हुआ था 1932 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे दलितों के लिए, दलितों के, और गांधी जी कह रहे थे कि मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि दलित हिंदुओं का भाग है, वो एक अलग से संप्रदाय नहीं है जैसे ईसाई है, जैसे इस्लाम है। तो जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जब मांग डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे और गांधी जी इनसे सहमत नहीं हो रहे थे, तो गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ कर चले गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, गांधी जी भारत लौट गए, पूना की यरवदा जेल में उनको डाल दिया गया। और इसी बीच में अंग्रेजों ने अपनी चाल चली, और याद होगा साथियों आपको 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया, और उसके तहत जो डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे वो अंग्रेजों ने कर लिया। गांधी जी ने इसके खिलाफ में पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। इस अनशन के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम 1932 का पूना समझौता कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। सर जी। बिल्कुल सही बात है सर। कुछ रसगुल्ले कह रहे हैं कि हमें देखकर पढ़ा हो ना, आप कुमार गौरव को तो पहले ही पढ़ा चुके हो। नहीं माय डियर रसगुल्ला, मैं भी ये सारी बातें पहली बार ही सीख रहा हूँ ना। तो एक्चुअली मैं आप ही से बातचीत कर रहा हूँ, आप ही से बातचीत कर रहा हूँ, और आपसे बात करने के लिए ही आया हूँ आज। तो जी लीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा गांधी ने भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया? क्या बात कही है, क्या खूबसूरत बात कही है। एक्चुअली में गांधी जी इतना बड़े फिगर थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कि उस समय जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की छाप दिखाई देती है। इवन संविधान सभा के जब सदस्यों का जब चुनाव हो रहा था तो कई बार राय ली गई थी गांधी जी से कि संविधान सभा के सदस्य किस किस को बनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा था। नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। नेहरू जी से उनसे राय ली कि मुझे किससे विधि मंत्री बनाना चाहिए। तो उस समय कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर से
तुलना में, उनके मुकाबले में कोई और व्यक्ति नहीं है, इसलिए गांधी जी का उनमें विश्वास था, इसी वजह से वो भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। क्या डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे? भाई साहब, तुम्हारे जो सवाल आ रहे हैं ना, मुझे पता है यही सवाल है तुम्हारे अंदर, तो क्यों ना इनको दूर कर दिया जाए। तो सुनिए दिनेश गहलोत सर से, क्या डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे? डॉक्टर अंबेडकर का पूरा सर इतिहास मैं चाहता हूं कि आज उन्हें देखकर बोलो, आप जो सुनना चाह रहे हैं कि हाँ। डॉक्टर अंबेडकर का अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे, उनकी जो पुस्तकें जो उन्होंने लिखी है, खासकर हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स ऑफ हिंदूज में जो पुस्तक है, हु वर शूद्रा, शूद्र कौन थे, द अनटचेबल्स, अछूत, ये जो किताबें हैं, इनहेलिएशन ऑफ द कास्ट, जाति का उन्मूलन, ये जो किताबें हैं, कुछ लोग उन किताबों को सरसरी पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये अंदाज लगा देते हैं कि वे हिंदू धर्म के विरोधी थे। रिडल्स जैसी पुस्तक को अगर कोई विद्यार्थी पढ़ ले, मुश्किल से 15 से 17 रुपए की किताब है, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिष्ठान जो है अंबेडकर प्रतिष्ठान, उसने इस किताब का प्रकाशन भी किया है, भारत सरकार ने भी इसका प्रकाशन किया। 17-18 रुपए की ये जो किताब है, हिंदू धर्म की पहेलियां, इस पुस्तक को कोई पढ़ ले तो वो यही कहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा हिंदू धर्म का भला चाहने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था। किसी धर्म में, किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में, किसी विचार में जो कमियां हैं, उन कमियों को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बखूबी के साथ रखा था। और डॉक्टर अंबेडकर की साथ खासियत कुमार ये थी कि वे जब भी कोई बात रखते थे, उसके पीछे वो तर्क देते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत विस्तार से इन पुस्तकों, जिनका मैंने नाम लिया है, इन पुस्तकों में हिंदू धर्म की कमियों को बतलाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इन पुस्तकों में न केवल हिंदू धर्म की कमियों को बतलाया, उसकी तुलना में अन्य धर्म क्यों मजबूत है, उनको भी विस्तार से उल्लेख किया था। तो कई बार सरसरी नजर से जो लोग किताबों को देखते हैं, या उन किताबों पर जो इंटरप्रिटेशन जो हो रखे हैं वो देखते हैं, जो ओरिजिनल बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वो अक्सर ऐसा कह देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे। जबकि ये बात एकदम सत्य है कि हिंदू धर्म की जो पहेलियां जैसी पुस्तक अगर आप देख लें तो आपको मालूम पड़ेगा हिंदू धर्म की कमजोरी क्या है, हिंदू धर्म क्यों कमजोर हुआ है, हिंदू धर्म भारत से बाहर क्यों नहीं फैल पाया। डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार से इस पर चर्चा की है। कुमार, तुम्हारी कोई कमी बताए तो वो तुम्हारा विरोधी कैसे हो गया? एक्चुअली में सर उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार किया गया वो बात है। सीधा लिख दिया गया है कि हिंदू धर्म के विरोधी है, और जब हिंदू धर्म के जबरदस्त हितैषी थे डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू धर्म की कमियों के विरोधी थे, और जो होना भी चाहिए। एग्जैक्टली। संविधान निर्माण का अकेले श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना कहां तक उचित है? सर बार बार मिलते हैं कि संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो क्या केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रेय देना उचित है? इस प्रश्न का मैं विस्तार से जवाब दूंगा। बिल्कुल सर, आराम से बात सर। संविधान की है, बात डॉक्टर अंबेडकर की है। डॉक्टर अंबेडकर को हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहते हैं, आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। अरे कुमार, हम कौन होते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को श्रेय देते हैं? आप और हम कौन है, हमारी बिसात क्या है? डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण का श्रेय उन लोगों ने दिया जो खुद संविधान निर्माण में शामिल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 लोग थे साथियों, आप 7 के नाम अच्छी तरह से जानते होंगे। और दो मेंबर जो थे, एक का निधन हो गया, इसके बाद में दूसरे को बनाया गया, एक ने इस्तीफा दे दिया, फिर दूसरे को बनाया गया। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल मिलाकर 9 लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इन 9 लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी में जितना बोला उससे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर ने बोला। 2,67,000 शब्द डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बोले। संविधान सभा में जितने शब्द जो बोले गए थे उसका लगभग 8-8.25% डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है। मैं जानता हूं कि संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए साथियों, लेकिन अकेला व्यक्ति 8 से 8.25% शब्दों का अगर वाचन कर रहा है, अगर बोल रहा है, तो आप अंदाज लगा दीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान के निर्माण में कितना योगदान था। फिर रहिए दूसरा, अगर आप जो 284 जो मेंबर जिन्होंने हस्ताक्षर किए, उनमें से 250 मेंबर ऐसे हैं कुमार, 250 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने जो टोटल बोला उससे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बोला। सुन लो भाई, 250 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने टोटल बोला, उनमें से उनसे भी ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर अकेले व्यक्ति ने बोला। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में 2,68,500 समथिंग शब्द बोले हैं साथियों। इससे आप अंदाज लगा दीजिए
संविधान सभा में मुश्किल से 7 या 8 लोग ही थे जो 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले थे, और अंबेडकर खुद ने 2.25 लाख के करीब शब्द बोले, तो हम कौन कहने वाले। एक दूसरी बात, अगर आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे और खासकर जब 11वां अधिवेशन को देखेंगे साथियों, संविधान सभा का जो 11वां सत्र है उसमें 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर की संविधान सभा की बहस अगर देखोगे तो संविधान सभा के सदस्य खुद डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या कह रहे हैं, आप और हम नहीं कह रहे हैं। संविधान के जनक है डॉक्टर अंबेडकर, अकेले व्यक्ति को क्रेडिट देने से क्या होगा, ये आलोचना करिए। इन आलोचना में दम नहीं है, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जनक थे। उन्हीं लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो संविधान सभा के सदस्य थे साथियों, और इवन उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे थे। तो आप अंदाज लगा दीजिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान किया। और इवन संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब उनको बोलने की बारी है तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर मैंने कोई एक अच्छा काम किया है तो वो ये किया कि 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया प्रारूप समिति का, जो राजेंद्र प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। तो हम और आप लोग है कौन, हम और आप लोग कौन है। ये तो सर गजब की बात है। मतलब अगला क्वेश्चन सर, क्या डॉक्टर अंबेडकर अन्य संप्रदायों की भांति दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चाह रहे थे। देखिए 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम पहला एक्ट है जिसके द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। मुस्लिमों 1919 में इसका विस्तार हुआ। 1927 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू वाली, उस नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हमने एक्सेप्ट कर लिया। 1927 ये वो दौर है जब डॉक्टर अंबेडकर लाइमलाइट में आ रहे हैं। ये वो दौर है जब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चला रहे हैं। ये वह दौर है जब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की जो कमियां हैं उसको रेखांकित कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। 1930, 1931 और 1932 लंदन में जब 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर की जो शख्सियत है, पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर की सक्सेस से परिचित उन गोलमेज सम्मेलन में हुई। डॉक्टर अंबेडकर जबरदस्त संविधान के जानकार थे, लेकिन दुनिया ने डॉक्टर अंबेडकर को लंदन के 3 गोलमेज सम्मेलन में जाना था कि वो कितने जबरदस्त विषय के जानकार है साथियों। इसके बाद में साथियों जब 1931 का, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम्स के लिए, जिस तरह से सिखों और ईसाइयों के लिए आपने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई है, दलित भी हिंदुओं से उसी तरह से अलग है। एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं तो बार बार वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित हिंदुओं का भाग नहीं है, वो किस तरह से अलग है, किस तरह से उनकी संस्कृति अलग है। और बाकायदा वो तर्क, डॉक्टर अंबेडकर के साथ खूबी यही है, वो जब भी कोई बात कहते थे लॉजिक रखते थे। इस वजह से ये बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चाह रहे थे। एक मित्र ने पूछा कि सर आप गलत बोल दिए, 29 अगस्त के बोलना चाहिए था। मैंने बहुत सोच समझकर 30 अगस्त बोला है। सर मैं 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनी थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष 30 अगस्त को ही बने थे। मुझे भी लगा था, मैंने कहा मैं सर को बाद में बोलूंगा, सर मैंने पकड़ ली गलती आपकी, है ना, पर गई भैंस पानी में ना। 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनी थी, 30 अगस्त को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर अंबेडकर को। तो सर एक सवाल है, वहीं से उठाता हूं, फिर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। देखिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये खुद ने कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूं लेकिन हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था। वो कमियों के कारण, हाँ कमियों के कारण, कमियों की वजह से। डॉक्टर अंबेडकर के लिए धर्म क्या था। देखिए कुछ लोग जो है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को समझ नहीं पाए। डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में धर्म क्या है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरे लिए धर्म वह है जो स्वतंत्रता का समर्थन करता हो, जो समानता का समर्थन करता हो और बंधुत्व का समर्थन करता हो। साथ ही धर्म के मायने डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस बात को महसूस किया कि हिंदू धर्म में वर्तमान समय में, उस समय की बात कर रहा हूं, कि हिंदू धर्म में वर्तमान समय में इतनी कमियां आ गई है कि वो जो मेरे 3 जो मापदंड है उस पर खरा नहीं उतर रहा है। चूंकि मैंने जन्म जो लेना मेरे हाथ में नहीं था, इसलिए हिंदू के रूप में मैंने जन्म ले लिया, लेकिन मरना मेरे हाथ में है, इसलिए मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, ये बात सही है। तो स्वतंत्रता समानता ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार धर्म है। धर्म है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता। बंधुत्वता। जी, जी, जी।
क्या डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था? सर होता क्या है, आप सही कह रहे हैं सर, मतलब एक लाइन चलती है फिर वो सोशल मीडिया में इतनी घूमती है वो सच लगने लगती है। ये भी सर मुझे तो सच लगता था पहले कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। अब आप बताइए क्या है? ये बात सही है। डॉक्टर अंबेडकर साहब जब मंदिरों में प्रवेश के लिए जब आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण बना दिए हैं, उन 4 वर्णों का जो आधार है वो मनुस्मृति है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसा मानते थे कि जो हमारे जो दलित भाई है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसा मानते थे कि जो हमारे दलित भाई है उनको इस मनुस्मृति में जो लिखी हुई बातें हैं उनकी वजह से मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था और मनुस्मृति जलाने के आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। ये बात सही है, उसके पीछे उनके खुद के कुछ कारण थे। क्या ये बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि वे भारत के संविधान को जला देंगे? जिसने संविधान बनाया वही कह रहे हैं संविधान को जला देंगे। सर आप थोड़े माय डियर रसगुल्ला सवाल देखिए थोड़े भारी भारी हैं, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, भ्रांतियों में मत फंसना, जो सच है उसको जानना और स्वीकार करना सीखना चाहिए। तो सर क्या संविधान को जला देंगे कहा था उन्होंने? देखिए 2 बातें मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जब बैठक चल रही थी, उससे ठीक पहले संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर्स ने संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित किया था। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए 25 नवंबर 1949 को। उनका वो जो भाषण है 25 नवंबर 1949 वाला, उसके भाषण को ग्रामर ऑफ एनार्की कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं अराजकता का व्याकरण। इनके भाषण को ग्रामर ऑफ एनार्की कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने उस भाषण में बहुत सारी बातों पर फोकस किया था। उनमें से एक बात यह भी थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह कहा था कि कोई भी संविधान बनाना बहुत सरल काम है, लेकिन उस संविधान को चलाना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उसी भाषण में यह कहा था कि संविधान को चला कौन रहा है, ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा, उस पर निर्भर करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के एक तो इस कमेंट की वजह से ऐसा कहा जाता है। दूसरा, ये एक बात प्रचलन में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा था कि वो संविधान को जला देंगे। एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर साहब जब राज्यसभा के मेंबर बने थे तब उनके बाद मैंने इसको खूब खोजा। राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या क्या बोला उसको मैंने खूब खोजने की कोशिश की, अभी तक मुझे मिला नहीं है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने राज्यसभा के मेंबर के रूप में यह कहा कि संविधान जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, यदि वह उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो इस संविधान को मैं जला दूंगा। ऐसा अक्सर डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर के रूप में। अभी ऑन रिकॉर्ड मेरे पास इस संदर्भ में कोई तथ्य है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से मेंबर थे? ये जो आपके रसगुल्ले जो मित्र हैं, ये इनके लिए बहुत काम की बात है। संविधान सभा के जब सदस्यों का चुनाव हुआ जून जुलाई 1946 में, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब बॉम्बे से चुनाव लड़े। डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव हार गए। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर पहुंचे बंगाल। ये जो आज का पश्चिम बंगाल, ये जो आज का बांग्लादेश, ये उस समय बंगाल हुआ करता था। डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के मेंबर बन गए। ठीक, इसके बाद में धीरे धीरे, ये सब उस समय की बातें हैं जब भारत का विभाजन किसी के दिमाग में नहीं था। फिर धीरे धीरे भारत विभाजन की ओर बढ़ा। 1947 अगस्त का महीना जब आ रहा था तो लगभग भारत का विभाजन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर बंगाल के जिस जैसूर कुलना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अच्छा, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा में सदस्य का जो पद था वो रिक्त हो गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे। इसी बीच में हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। बी.एन. राव कई देशों की यात्रा पर गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें कई देशों की यात्रा के लिए भेजा था कि जाओ आप पता लगा कर आओ कि दुनिया के देशों के संविधान क्या है। वो अमेरिका गए, वो कनाडा भी गए, वो आयरलैंड भी गए, वो इंग्लैंड भी गए। जब वो इंग्लैंड गए तो दुनिया भर का संविधानों का मास्टर सर आइवर जेनिंग्स से उन्होंने मुलाकात की। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उनसे पूछा कि सर हमारे देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, हमें मार्गदर्शन कीजिए। आइवर जेनिंग्स हंसते रहे। उन्होंने कहा कमाल करते हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी
कोलंबिया विश्वविद्यालय का विद्यार्थी डॉक्टर अंबेडकर आपके देश में बैठा है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? वो संविधान के मास्टर है, आप उनसे बातचीत करिए। सर BN राव के लिए बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि उस समय डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे थे। आकर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह बात बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खैर को पत्र लिखा कि कुछ करो भाई डॉक्टर अंबेडकर के लिए। तब डॉक्टर अंबेडकर के लिए बॉम्बे से एक सीट खाली पड़ी थी। संविधान सभा के एक मेंबर थे MR जयकर साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो सीट खाली पड़ी थी। डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस के टिकट पर MR जयकर साहब द्वारा खाली की गई सीट पर संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। तो एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की सहायता से संविधान सभा के मेंबर बने थे? एग्जैक्टली बिना उसके संभव भी नहीं था सर। हाँ, उस कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस उस समय एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, और अधिकांश सीट्स पर कांग्रेस ही चुनाव जीत कर आई थी। 208 सीट थी संविधान सभा में कांग्रेस के पास। तो जब जीते थे डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए बॉम्बे से, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे। क्या डॉक्टर अंबेडकर पहली लोकसभा का चुनाव हार गए थे? डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता। डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा बनाया गया संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 50 को। डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच चुनाव हुए, पहले लोकसभा के चुनाव। और जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस व्यक्ति ने खुद ने संविधान बनाया, वही व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं। मुंबई, आजकल मुंबई है, उस समय बॉम्बे नॉर्थ हुआ करता था, वहां से डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस से हारे थे वो। कांग्रेस ने उनके सामने जिस व्यक्ति को खड़ा किया कजोड़कर, वो खुद डॉक्टर अंबेडकर के सहायक यानी असिस्टेंट रह चुके थे, और डॉक्टर अंबेडकर उनसे हार गए। ना केवल डॉक्टर अंबेडकर पहला आम चुनाव हारे, बल्कि आपको सरप्राइज होगा 1954 में 1954 में बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए भंडारा में, वहीं महाराष्ट्र में, वहां पर भी डॉक्टर अंबेडकर हार गए। तो डॉक्टर अंबेडकर पहली लोकसभा में 2 बार चुनाव हारे थे, 2 चुनाव हारे थे, एक तो पहला आम चुनाव और फिर बाई इलेक्शन, दोनों हारे थे। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा के मेंबर बनाए गए। सर मैं मतलब कि जो देख रहे हैं सर, जो भी रसगुल्ले देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप 2, 4, 5 मिनट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाएं, उनकी विचारधारा को समझाएं, कुछ बोले। मतलब मैं चाहता हूं कि आप अलग से स्टेटमेंट दें अपना कि सच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। देखिए साथियों, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जो मित्र हैं उनके सारे मैसेज मेरे सामने आ रहे हैं, हालांकि बहुत फास्ट जा रहे हैं, कुमार ने बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम एजुकेशन में हैं, हम शिक्षित बन रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी किसी व्यक्ति की आलोचना करने का अगर आपको मौका मिले, तो जब तक उस व्यक्ति को पूरी तरह से जान ना लें, जब तक उस व्यक्ति को पूरी तरह से पढ़ ना लें, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई कमेंट मत करिए। आप चाहे किसी भी विचारधारा के हो, आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। इस बात को भूलेगा मत कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हर विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करता है। इस बात को भूलेगा मत कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, तब वे भी न्याय करते हैं, हालांकि वे भी वोट देकर आते हैं, वे भी किसी पार्टी को वोट देते हैं, किसी व्यक्ति को वोट देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जब सीट पर जब बैठते हैं तो वो न्याय करते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जब तक आप उसका संपूर्ण अध्ययन ना कर लो, जब तक किसी व्यक्ति के बारे में आप उनके ओरिजिनल